पहले अपन ये बात करेंगे बहुपद किसको कहते हैं। बहुपद किसे कहा जाता है? तो बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है। बहुपद क्या होता है कि बीजीय व्यंजक होता है। अब जिसके जो चरपद होता है उसकी घात धनात्मक पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ऐसा बीजीय व्यंजक तो बहुपद क्या है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चरपद की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो या एक पूर्ण संख्या हो, वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। अब बीजीय व्यंजक भी अपन छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं। तो जैसे आपके सामने ये है 2x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5, तो ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। और बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं? यानी निश्चित चर और अचरों के किससे योग, व्यंकलन, गुणन तथा भाग के संयोजन से कोई भी बनता है। चर और अचरों के निश्चित चर और अचरों के क्या कहते हैं? योग, यानी जो सभी संक्रियाएं हैं उनके सहयोग से जो बनता है वो एक बीजीय व्यंजक कहलाता है। उसको क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। अब जो बीजीय व्यंजक है उसको ही बहुपद कहेंगे कभी जब उसकी जो चर है, तो यहाँ कौन सा है? x और y चर है, उसकी घात क्या हो? धनात्मक पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या हो। तो धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या बोला जाता है कि 0 1 2 3 ऐसे ये होनी चाहिए कि जो भी चर होंगे उस चरों की घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्ण, या तो धनात्मक पूर्णांक बोल दो या पूर्ण संख्या बोल दो, वो होनी चाहिए। तब उसको अपन क्या कहेंगे? एक बहुपद कहेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? बहुपद किसे कहा जाता है? तो किसे कहेंगे? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चरपद अर्थात चर होता है उसकी घात एक धनात्मक पूर्णांक हो या एक पूर्ण संख्या हो, वो क्या कहलाता है? यानी बहुपद कहलाता है। अब कोई भी बहुपद की जांच करने के लिए आप उसमें तीन बातों को खोजोगे। पहली बात क्या होती है बहुपद में? उसमें पदों की संख्या निश्चित या सीमित होनी चाहिए। कि कोई भी बहुपद आप देखेंगे तो उसमें क्या होनी चाहिए? पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। जैसे यहाँ अपन देख रहे हैं कि यहाँ ऐसे लिखा हुआ है इसमें पद 3 है, कितने पद हो गए? 1 2 3 हो गए। अगर इसमें जैसे लिखते लिखते अगला ने ये कर दिया तो इस प्रकार से इसमें पदों की संख्या अनियमित हो गई है, अनिश्चित हो गई। अच्छा प्लस जोड़ में कितने में आपको देखो अर्थात वो सीमित है, वो कितनी है? तो सबसे पहली बात तो क्या है? कोई भी बहुपद आप देखेंगे उसकी जांच करेंगे ये बहुपद है या नहीं है। तो उसमें सबसे पहली बात क्या है कि बहुपद में पदों की संख्या सीमित होती है, अर्थात क्या होती है? निश्चित होती है। दूसरा क्या होता है? बहुपद में जो भी चर हो, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, उसकी जो घात होगी यहाँ वो क्या होनी चाहिए? यानी पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए, न कि वो माइनस की हो जाए या कोई भिन्न में से 7/5 है या कोई इस प्रकार से वर्गमूल में कोई संख्या परिमेय संख्या में आ जाए, तो ऐसी यहाँ घात नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या घात होनी चाहिए? ये घात होनी चाहिए, पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। अब तीसरा जो इसका जो गुणांक है, वो जो गुणांक यानी चरों का जो गुणांक है वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ये अपन 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है यहाँ तो जो गुणांक है वो कुछ भी हो सकते हैं, वो प्रमेय भी हो सकते हैं, अप्रमेय भी हो सकते हैं, प्लस की माइनस की पूर्णांक धनात्मक कोई भी संख्या वो हो सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं हो सकती? घात नहीं हो सकती। घात है वो सिर्फ क्या होना चाहिए? क्या होगी वो? यानी पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। जो उसके गुणांक है वो कुछ भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी आप बहुपद है उसको देखोगे वो एक बहुपद है या नहीं है, तो उसके लिए तीन शर्तें आप देखोगे। उसमें सबसे पहले क्या होगी? जो भी चर है उसकी घात क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? वो एक पूर्ण संख्या या धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। नंबर 2 पर उसमें पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। पदों की संख्या क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। तीसरा, उसके जो गुणांक है वो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। अब वास्तविक संख्या आप समझ गए होंगे कि प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अतः यहाँ कोई भी संख्या, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं
2 है, चाहे वर्गमूल 2 है, चाहे -2 है, चाहे 2/3 है, कुछ भी हो वो क्या होगा, एक बहुपद होगा। सिर्फ वो ये क्या नियम से गुणांक तो हो सकते हैं, घात के रूप में ये नहीं हो सकते। घात के रूप में तो सिर्फ ही यही होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात पूर्ण संख्या होंगे, अन्यथा दूसरी नहीं होगी। अब जो ये बहुपद होते हैं उनके प्रकार है, वो कितने प्रकार होते हैं? तो बहुपदों के प्रकार दो तरीके से वर्ग किया जाता है, एक घातों के अनुसार और दूसरा पदों के अनुसार। तो पहले बहुपदों के जो घातों के अनुसार है, बहुपद है वो घातों के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? घातों के आधार पर प्रकार, बहुपद के घातों के आधार पर प्रकार। तो सबसे पहला जो घातों के आधार पर प्रकार होता है वो पहला होता है रेखिक बहुपद। कौन सा है? रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद किसे कहेंगे? ऐसा बहुपद जिसके चरपद की अधिकतम घात 1 हो। ऐसा बहुपद जिसके चरपद की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। जैसे आपके पास ये है 2 से प्लस 5, 2 प्लस 5, तो यहाँ चर क्या हुआ? अक्ष है। तो चर ऐसा तो समझते हो, चर का मतलब जिसका मान परिवर्तन होता रहता है, और अचर का मतलब जिसका मान बदलता नहीं है, वो अचर कहलाता है। तो अचर तो कोई भी संख्या है वो अचर होती है, और जो बीजीय अक्षर है जैसे x y z के ये सब क्या होते हैं? चर होते हैं। तो इस चर की घात अधिकतम कितनी हो? 1 हो। तो यहाँ घातें लिखी कितनी है? इसकी घात 1 है। तो इसको अपन क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद कहेंगे। चाहे ये हो चाहे ऐसे 3y - 5 हो, तो ये क्या है? रेखिक बहुपद है। और जो रेखिक बहुपद है उसका मानक रूप इस प्रकार से होगा ax + b, ax + b। अर्थात कहने का मतलब क्या है? रेखिक बहुपद किसको कहेंगे? ऐसा बहुपद जिसके चर राशि होती है, चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो, उसे क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद कहते हैं। रेखिक बहुपद का मानक रूप ax + b होता है, और उसके उदाहरण कोई भी आप दो तो क्या दोगे? उसकी कोई भी चर लोगे उसकी घात 1 होने से, ठीक है उनसे। अब दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, आप द्विघात बहुपद है वो आपके कोर्स के अनुसार द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण है, वो आपके 10th में कोर्स के अनुसार ज्यादा है, और वो कोर्स में ज्यादा उसी से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। द्विघात एक तो किसके पूछेंगे? द्विघात समीकरण के पूछेंगे, एक द्विघात बहुपद के पूछेंगे। तो अब वो आपको पूछा है कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो ऐसा बहुपद जिसके चर राशि की अधिकतम घात 2, ऐसा बहुपद जिसके चर राशि होती है, तो चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, वह द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे आपसे इसका जो मानक रूप है ये हो जाएगा ax² + bx + c। अब उदाहरण के तौर पर इसको लो, तो जैसे वही 2x² + 7x + 5, तो ये क्या है कि कौन सा है? द्विघात बहुपद है। क्या है ये? द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद में क्या है? जो चर राशि होगी, यहाँ जो चर राशि आपकी x है, तो उसकी अधिकतम घात कितनी होने से? 2 होने से, 2 से ज्यादा या 2 से कम नहीं होने से, यानी अधिकतम कितनी होने से इसमें 2 होंगी, तो उसको क्या कहोगे आप? द्विघात बहुपद कहोगे। तो आप द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसके चर राशि होती है, चर राशि होती है उसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, उसे क्या कहेंगे अपन? द्विघात बहुपद कहते हैं। तीसरा जो घात के अनुसार बहुपद है वो कौन सा आता है? त्रिघात बहुपद। तो आप त्रिघात के अनुसार जिस बहुपद की घात कितनी हो? 3 हो, उसे अपन क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। अर्थात ऐसा बहुपद जिसके चर राशि या चर की अधिकतम घात 3 हो। ऐसा बहुपद जिसके चर राशि की अधिकतम घात 3 हो, वो क्या कहलाता है? कि त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे उसका मानक रूप है ax³ + bx² + cx + d। तो यहाँ चर आप देख लो अक्ष है, और अक्ष की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो ऐसा जो भी बहुपद होगा उसको आप क्या कहोगे? त्रिघात बहुपद कहोगे।
एक होता है अचर पद बहुपद, चौथा क्या होता है अचारी पद बहुपद। अतः कोई भी अचर हो वो भी एक बहुपद कहलाता है। जैसे आप अतः दूसरा ऐसा कहा जाए कि ऐसा बहुपद जिसके चर की घात शून्य हो, ऐसा बहुपद जिसके चर की घात क्या हो शून्य हो, उसको अचर पद बहुपद कहा जाता है। जैसे आपके सामने ये है 3x की पावर 0, तो यहाँ क्या है चर, क्या हुआ चर यानी अक्ष है, उसकी घात कितनी है 0 है। अब इसमें पद है आपको कैसे जोड़ दी है, तो अब यहाँ जो अक्ष है उसकी पावर कितनी है 0 है। अर्थात जब भी आप पूछे कि चर पद बहुपद किसे कहते हैं, तो ऐसा बहुपद जिसके चर राशि की या जो चर होता है उसकी अधिकतम घात कितनी हो 0 हो, तो वो क्या कहलाएगा चर पद बहुपद कहलाता है। अब जैसे आप देखते हो कि ये चर पद बहुपद है, अतः एक अचर क्यों कहलाता है, तो यहाँ जैसे आप देखो 3 गुणा अक्ष की पावर 0 है, तो ये छोटी क्लास में आप पढ़ रहे हैं कि किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। अब जैसे आप मान प्राप्त किया तो 3 + 5 क्या हो गया 8 हो गया, तो 8 क्या हुई एक अचर हो गई, क्या हो गई है अचर हो गई, इसलिए इसको क्या कहा जाता है अचर पद बहुपद कहते हैं। अतः कहने का मतलब है कि जिस बहुपद में चर की घात कितनी हो 0 हो उस अपने बहुपद को क्या कहेंगे अचर पद बहुपद कहेंगे। एक होता है 5वां शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। अब शून्य बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसके सभी चरों के गुणांक क्या हो 0 ही हो। जैसे आपको ऐसे ले दिया जाए x की पावर 3 प्लस y की पावर 2 प्लस z की पावर 5। अब यहाँ जो गुणांक है ये 0 हो सकता, क्या हो ये 0 हो, तो उसको क्या कहेंगे अपन शून्य बहुपद कहते हैं, उसको क्या कहेंगे अपन शून्य बहुपद कहा जाता है। अतः ऐसा शून्य बहुपद किसे कहेंगे, ऐसा बहुपद जिसके चरपदों के सभी गुणांक 0 हो, जो भी चरपदों के चाहे उसमें 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, उनके जो गुणांक है वो क्या होने से 0 होंगे, तो उसको अपन क्या कहेंगे शून्य बहुपद कहा जाएगा। तो ये तो 5 प्रकार किसे हो गए जिन्हीं घातों के अनुसार बहुपदों के प्रकार। अब एक दूसरा है पदों के, बहुपद में जो पद होते हैं तो बहुपद के पदों के आधार पर जो प्रकार है वो क्या होते हैं, तो उसमें पहला जो प्रकार है वो होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। क्या कहेंगे पहला जो यानी पदों की संख्या के अनुसार, किसी बहुपद में पदों की संख्या के अनुसार जो बहुपद है उसके प्रकार होंगे, तो उसमें पहला प्रकार कौन सा है एक पदी बहुपद। अर्थात ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, जिसमें क्या हो केवल एक ही पद हो, वो क्या कहलाता है एक पदी बहुपद कहलाते हैं। अब उसमें जैसे ये 3 एक बहुपद है, 5x एक बहुपद है, यानी 3/4y एक बहुपद है, अर्थात सब में कितने हैं एक ही पद है, कितने हैं, तो ये क्या कहलेंगे एक पदी बहुपद। ऐसे आप दूसरा क्या करेगा द्विपदी बहुपद। अतः आप जैसे उसका नाम है वैसे उसकी परिभाषा हो जाएगी, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो उसको क्या कहेंगे अपन द्विपदी बहुपद। जैसे ये हो गया x + 5, कितने पद हुए इसमें 2 हो गए, एक कितने हो गए 2, तो ऐसे उसमें कितने हो सिर्फ 2 ही पद हो। जैसे ये आ गया 3y - 8, तो कितने पद है एक ही है, दूसरा ही कितने पद हुए 2 हैं। तो ये ऐसे जो पद यानी बहुपद होंगे उसको क्या कहेंगे अपन द्विपदी कहेंगे। अर्थात पदों की संख्या के अनुसार दूसरा जो प्रकार हो क्या है द्विपदी बहुपद है, और उसको किस कहेंगे कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 ही पद हो। फिर अगला आता है तीसरा त्रिपदी बहुपद। अतः वो क्या हो गया ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, जैसे ये त्रिपदी बहुपद है, ये त्रिपदी बहुपद है, तो उसको क्या कहेंगे आप त्रिपदी बहुपद कहेंगे।
और जिसमें चौथा जो प्रकार है वो होता है बहुपदी बहुपद। बहुपदी बहुपद अर्थात जिसमें 3 से ज्यादा पद हो, जिसमें क्या हो 3 से ज्यादा पद हो। जैसे यहाँ आप देख रहे हो 4 पद है, 4 पद है, तो ये कौन सा हो गया बहुपदी बहुपद हो गए। क्या हो गए बहुपदी बहुपद है। तो आप एक वही है पदों के आधार पर प्रकार जो 4 है, तो वो कौन से एकपदी बहुपदी, द्विपदी बहुपदी, त्रिपदी बहुपदी और बहुपदी बहुपद। तो इस प्रकार से जो बहुपदों के जो प्रकार है वो 4 हो गए और धातुओं के अनुसार कितने हो गए 5 हो गए। अब इसके बाद में जो ज्यादातर महत्वपूर्ण आपको बताया था वो क्या होगा, या तो द्विघात बहुपद होगा। इससे जो टॉपिक है हमारा बोर्ड के जो कोर्स के अनुसार है वो कौन सा आता है द्विघात बहुपद, दूसरा आता है द्विघात समीकरण। अर्थात ये जो आप बहुपद देख रहे हो उसमें अगर बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो वो समीकरण बन जाते हैं। जैसे यहां मैंने लगा दिया, ये क्या हो गया एक समीकरण बन गया। ये आप क्या है कि समीकरण हो गया, ये क्या हो गया कि समीकरण हो गया। अर्थात वो क्या हो गया ये कि कौन सा समीकरण हो गया रेखिक समीकरण है, रेखिक समीकरण है। तो आप अगर पदों के अनुसार जैसे परिभाषा दी वैसे समीकरणों के अनुसार परिभाषा दे देंगे तो आपको पता चलेगा कि रेखिक समीकरण किसे कहते हैं। यहाँ तो रेखिक बहुपद है और रेखिक बहुपद के साथ क्या जाएगा रेखिक समीकरण। तो रेखिक समीकरण किसको कहेंगे कि ऐसा समीकरण है जिसके चर की घात अधिकतम कितनी हो 1 हो, वो क्या कहलाएगा रेखिक समीकरण कहलाता है। और द्विघात समीकरण किसे कहेंगे, ऐसा समीकरण जिसके चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो 2 हो। ऐसे ही त्रिघात समीकरण किसको कहेंगे, तो त्रिघात आपके ध्यान आगे चलेंगे तो त्रिघात समीकरण को क्या जाएगा 3 घातों वाला समीकरण को क्या कहेंगे माने त्रिघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ जो हमारा कोर्स है वो द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण है उससे ज्यादा है। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है जो द्विघात बहुपद है उनका जो अपन मान प्राप्त करेंगे वो जो मान आएंगे वो उसके क्या कहलाएंगे शून्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो शून्य कहते हैं, क्या कहेंगे उसको शून्य। तो किसी भी बहुपद के जो मान होते हैं अर्थात चर के जो मान प्राप्त होते हैं वो चर के मान उसके शून्य कहलाते हैं। अर्थात दूसरा इस बात को ऐसे कहा जाए कि किसी बहुपद में चर के स्थान पर कोई वास्तविक संख्या प्रतिशत करने पर उस बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है तो वह वास्तविक संख्या उसके शून्य कहलाता है। तो क्या बताया मैंने, किसी बहुपद में यानी किसके स्थान पर चर के स्थान पर कोई वास्तविक संख्या प्रतिस्थापित करें तो उस बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है तो वह संख्या उस बहुपद का शून्य कहलाती है। तो शून्य किसे कहते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो इसमें कोई भी आप संख्या लिखोगे और उसका मान अगर कितना आ जाए उसका मान यानी 0 आ जाए तो 0 आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, जैसे अपन ये है हमारे पास ये संख्या है। अब यहाँ कोई भी संख्या अक्ष के स्थान पर मान रखें, जैसे इसका अक्ष के स्थान पर अपन है 1 रख दिया तो 2 गुणा 1 माइनस 6 तो 2 एकम 2 माइनस 6 बराबर -4 तो 0 नहीं आया। अब यहाँ अगर जैसे 0 आ जाएगा वो उसका एक शून्य करेगा इसका। अब जैसे यहाँ इसके स्थान पर बाद में 2 रख दिए तो 2 × 2 -6 बराबर 4 - 6 बराबर कितना -2 है। अब इसके क्या लिख दिया अपन 3 रख दिया तो 2 × 3 - 6 बराबर 6 - 6 तो यहाँ क्या आ गया 0। अब ये 0 आते ही अर्थात बहुपद का मान क्या प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हो गया। तो यहाँ जो 3 है इस बहुपद का एक शून्य है, क्या मिलेगा शून्य क्या इस बहुपद का एक मान है, क्या है इसका एक मान है। तो अब आपको ये पूछा जाए कि शून्य किसे कहते हैं तो आप क्या कहोगे, किसी बहुपद के चर के मान ही शून्य कहलाते हैं जो उसे चर में प्रतिस्थापन करने पर उसका मान शून्य प्राप्त हो जाए। उसका मान क्या है शून्य प्राप्त। जैसे अपन यहाँ चर का मान 3 रखे 3 होते इसका मान क्या आ गया
बहुपद का मान 0 आ गया। अब ये 3 इसका क्या है, शून्य का होता है। अब ये शून्य की संख्या उस बहुपद में जितनी घात होती है उतने उसके शून्य होते हैं। जैसे किसी चर की घात एक ही है, अर्थात जो रेखी बहुपद है उसका एक शून्य होता है, कितना शून्य होता है, एक होता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि ये रेखी बहुपद है, घात एक हुई, रेखी बहुपद। ऐसे अगर यहाँ घात 2 होगी तो उसके शून्य 2 हो सकते हैं, 3 होगी तो उसके 3 हो सकते हैं, 4 होगी तो उसके शून्य कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इसी बहुपद में जितनी घात होती है उतने उसके शून्य हो सकते हैं, उतने शून्य हो सकते हैं। 5 घात वाले तो उसके 5 शून्य हो जाएंगे, 4 घात वाले तो उसके 4 शून्य हो जाएंगे, 3 है तो 3 हो जाएंगे, 2 तो 2 हो जाएंगे। और शून्य का मतलब होता है वो क्या होता है वो अपन समझे। अब इसके बाद में आगे हमें क्या आता है कि तेरी एक बहुपद है उसके आपको शून्य दिए जाते हैं, उसके क्या होते हैं, शून्य के दिए जाते हैं और वो बहुपद लिखवाया जाता है। क्या क्या जाते हैं, जैसे आपको देते हैं कि एक बहुपद है जिसके 2 शून्य, आपको मान लीजिए एक एल्फा है और दूसरा बीटा है, तो वह बहुपद लिखिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब किसी बहुपद के यानी 2 शून्य दे रहे हो, कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद की बात करें अपन कि ज्यादातर इसी की बात करेंगे। जब किसी द्विघात बहुपद के 2 शून्य अल्फा और बीटा दिए गए हैं तो वह बहुपद होगा, अर्थात द्विघात बहुपद लिखने का सूत्र क्या होगा, x की पावर 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या होगा, क्या हो गया सकता है, चर की घात 2 माइनस मूलों का योग इनटू चर प्लस मूलों का गुणनफल। तो यानी शून्य कर दो तो यहाँ क्या अपन अल्फा और बीटा शून्य बता रहे हैं, तो यहाँ दूसरे बात कैसे कहेंगे, चर की घात 2 माइनस शून्य का योग इनटू चर प्लस शून्य का गुणनफल। ये क्या होगा, एक द्विघात बहुपद लिखने का सूत्र होगा। आगे कोई भी द्विघात बहुपद है उसको अपन लिखते इस प्रकार से लेंगे, आगे इसी द्विघात बहुपद में उसके जो शून्य हैं और जो बहुपद होता है द्विघात उसके गुणांकों में एक संबंध होता है। अर्थात जो द्विघात बहुपद है वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c है, ये उसका क्या है, मानक रूप है। अब इसके गुणांक क्या है, ये x² एक का मतलब क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या हुआ, a हुआ। ऐसे ही दूसरा जो यहाँ b है, b जो आपको दे रखा है वो क्या हुआ, x का गुणांक, अर्थात x का गुणांक क्या है, b है। और बाद में जो c है वो क्या है, अचर संख्या अचर पर, ये क्या हो गए, इसके गुणांक हो गए। अब इस शून्य की अपन बात करें तो शून्य क्या है, इसके शून्य तो जैसे अपन मान लीजिए वो अल्फा और बीटा है, क्या वो अल्फा और एक बीटा है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि किसी द्विघात समीकरण के गुणांकों तथा उसके शून्यकों में एक संबंध होता है और वो संबंध आप जैसे आप उत्तर निकालोगे तो आपको आपका उत्तर सही है या नहीं है तो उसकी जांच करने के लिए काम में आता है। तो वो क्या ऐसे काम होंगे, जैसे आप किसी भी अगर उत्तर निकालोगे, शून्य निकालोगे तो उसमें क्या होता है, इन्हें द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। और वो संबंध क्या होता है, यानी शून्यकों का योग, अर्थात कहने मतलब क्या है, अल्फा और बीटा को जोड़ोगे वो जोड़ के आएगा जो गुणांक होंगे उसमें, यानी माइनस b बटा a, माइनस तो माइनस है, b का मतलब क्या है, यहाँ b का मतलब क्या है, x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, a का मतलब x स्क्वायर का गुणांक। अर्थात चाहे आप यहाँ ऐसे कर दो चाहे ऐसे इसको लिख दो, कर दोगे, यहाँ b का मतलब क्या है, x का गुणांक बटा a का मतलब क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, वो दोनों समान मान आएंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या है, किसी भी बहुपद के शून्य का आप निकालोगे उन शून्य का योग है वो किसके बराबर होगा,
उसके अक्ष का स्क्वायर का गुणांक बटा अक्ष का गुणांक बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक, उनमें जो भाग होगी वो दोनों बराबर आएंगे। ऐसे ही दूसरा जो संबंध है वो शून्य को का गुणनफल या गुणा का गुणा कर दो और चाहे गुणनफल कर दो, अर्थात कहने का मतलब अल्फा और बीटा को गुणा करोगे तो वो क्या आएगा c बटा ए आएगा। c का मतलब क्या है आचार्य पद और a का मतलब क्या है वही अक्ष स्क्वायर क्या होगा गुणा, अतः उसको चाहे यहाँ पे c बटा ए कर दो चाहे अचर पर बटा, अतः अचर में यानी अक्ष स्क्वायर जो गुणांक उसका भाग दोगे वो दोनों समान आएंगे। जैसे कहने वाला है मेरा अगर एक आपके पास भी है अक्ष स्क्वायर प्लस 5x प्लस ये 6, ये कौन से है द्विघात बहुपद है। अब इसके गुणांक यानी यहाँ कहने मतलब यहाँ तो a है तो a का मान कितना हुआ तो ये नहीं तो 1 है। अब b का मान उसका गुणांक ये b का मान कितना 5 है और c का मान कितना है 6 है। अब इसमें जैसे आपको पूछा था यहाँ c बटा a तो c बटा a का मतलब क्या हो गया 6 बटा 1 बराबर 6 होगा। तो अब इसका मतलब है उसके गुणांकों जो शून्य का आएंगे जो शून्य का आएगा उसको दोनों गुणा देंगे तो गुणनफल सही आना चाहिए। अब यहाँ वही माइनस b बटा है तो माइनस यानी b तो है कितना 5 तो मान लेते 5 a का मतलब 1 है पर आगे आ गया -5, अर्थात इन दोनों का टोटल करेंगे आप इस साइड में टोटल करेंगे तो वो टोटल कितना आएगा -5 ही आएगा। तो दोनों ऐसे बराबर होना चाहिए, अर्थात किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य को तथा गुणनफल में संबंध क्या होता है कि उसके शून्य का योग उसके होगा यानी अक्ष का गुणांक बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक के बराबर हो। ऐसे ही शून्य का गुणनफल है वो क्या होगा अचर पर बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक का जो मान होगा उसके बराबर होगा। अगर ऐसे बराबर आता है तो इसका मतलब आप समझना है कि आपका उत्तर सही है, और बराबर नहीं आता है इसका मतलब आप समझना है कि उत्तर हमारा गलत है। अब इसी के अनुसार अपन किसी भी जो द्विघात बहुपद है उसके शून्य ज्ञात करेंगे और शून्य की जांच इसके अनुसार ही अपन प्राप्त करेंगे। अगली बात आती है अभी वही द्विघात समीकरण, क्या आती है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण आपको पूरी बात बता दी। द्विघात समीकरण किसे कहेंगे ऐसा समीकरण जिसके चरपद की अधिकतम घात कितनी हो 2 हो। ऐसा समीकरण जिसके चरपद की अधिकतम घात कितनी हो 2 हो उसको क्या कहेंगे अपन द्विघात समीकरण कहते हैं। और जिसका ऐसे बात द्विघात बहुपद का मान रूप ये था ये। अब यहां तक तो ये क्या है द्विघात बहुपद है, यहां तक क्या है द्विघात बहुपद है और इसके यहां बराबर लगा दिया तो क्या हो गया द्विघात समीकरण हो गया। तो आधार सब अपन कहें ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो 2 हो वो तो क्या कहलाएगा द्विघात बहुपद है। अब ऐसा बहुपद के सामने क्या कर दिया ऐसा समीकरण जिसके चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो 2 हो तो उसको क्या कहेंगे अपन द्विघात समीकरण कहेंगे। आगे द्विघात बहुपद के जो अपन उत्तर प्राप्त करते हैं वो उसके शून्य कहलाते हैं। यहाँ जो द्विघात समीकरण है उसके उत्तर प्राप्त करेंगे वो उसके मूल कहलाते हैं। क्या कहेंगे उसको मूल कहते हैं। अर्थात मूल किसको कहेंगे आपसे पूछा जाए मूल किसे कहते हैं। तो किसी द्विघात समीकरण के चर का वह मान जो समीकरण का मान शून्य का समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी चर का वह मान जो समीकरण को यानी क्या करता है संतुष्ट करता है वो उसके मूल कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं मूल कहलाते हैं। जैसे आप अपन ये बात यहां लिख रहे हैं इसको मान लिया आप 0। अब इसमें जैसे यहां के साथ कोई भी मान रखेंगे वो इस साइड में कितना है 0 है तो वो इस साइड में 0 आ जाएगा तो वो संतुष्ट हो जाएगा, दोनों पक्ष समान हो जाएंगे, तब वो जो मान होगा वो क्या कहलाएगा इसका मूल कहलाएगा। और जैसे आप यहाँ यानी -2 या -3 रख दोगे तो इसका मान 0 आ रहा है। यहाँ जैसे -2 रखे +5 गुणा -2 + 6 बराबर 0। अब इसका मान कितना आ गया 4 और ये प्लस माइनस हो गया 10 + 6 बराबर 0। अब प्लस के कितने हो गए 10 माइनस के कितने हो गए 10 बराबर 0। तो 0 बराबर क्या आ गया 0। अर्थात दोनों के क्या हो गए
संतुष्ट हो गया। किससे? -2 से। तो -2 क्या है? इसी जो द्विघात समीकरण है उसका एक मूल है। और वही मूल अपन है वैसे प्राप्त करके बताएंगे जैसे सुने बताए थे। अगर कोई समीकरण है रेखीय समीकरण उसका मूल 1 होगा, द्विघात समीकरण उसके मूल 2 हो जाएंगे, त्रिघात समीकरण तो उसके मूल 3 हो जाएंगे। तो ऐसे इनमें कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। और दूसरा जो मूल है वो अपन इसका प्राप्त है वो -3 आ जाएगा। तो -3 रखने पर भी यहाँ कितना आएगा? 0। बाकी किसी को रखने पर 0 नहीं आएगा। इसे एक रखने को 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब एक चीज का क्या नहीं है? मूल नहीं है। जैसे अपन यहाँ 1 रख दिया, प्लस का रखो चाहे माइनस का रखो, तो उससे क्या नहीं आ रहा है? 0 नहीं आ रहा है। तो यहाँ कितना आ गया? 1। अब यहाँ कितना हो गए? 5। यहाँ कितने हैं? 6। अब कितना हो गए? 5 1 6 6 6 कितना हो गया? 12 बराबर 0। तो यहाँ क्या नहीं हुआ? संतुष्ट नहीं है। इस साइड में 12 आ रहा है, इस साइड में 0 आ रहा है। तो ये समीकरण क्या है? संतुष्ट नहीं है। अतः वो उसके मूल कहलाएंगे जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? संतुष्ट करते हैं। अब कोई भी द्विघात समीकरण है उसको हल करने की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। किसी भी आपको आप पूछते हैं कि द्विघात समीकरण है उसको हल करने की कितनी विधियां होती हैं? 3 विधियां होती है। 3 में नंबर 1 पहली जो विधि है वो है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। नंबर दूसरी है वह श्रीधर आचार्य विधि। और नंबर 3 है वह पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि। तो इस प्रकार से कितनी विधि है? एक द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती हैं। पहली विधि गुणनखंड विधि है, दूसरी विधि श्रीधराचार्य विधि है, तीसरी विधि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है। अब गुणनखंड विधि कौन सी होगी? जैसे आपको ये समीकरण दिया गया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब आपको इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो गुणनखंड जो छोटी क्लास में आपने गुणनखंड करके आए हैं 9th क्लास में, उनके अनुसार आपको उस व्यंजक को देखना है। उस व्यंजक को देखना है आप उसको कौन से तरीके से गुणनखंड करोगे। अगर उसको पूर्ण वर्ग से करोगे या इन्हीं जो a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 से करोगे, या a की पावर 3 माइनस b की पावर उससे करोगे, या शेष को प्रमेय से करोगे, या उसको यानी त्रिपद व्यंजक के जो गुणनखंड का तरीका है उससे करोगे। तो यहाँ त्रिपद व्यंजक से हैं और त्रिपद व्यंजक में क्या है? तीनों ही संख्या प्लस की है तो बीच संख्या के टुकड़े की तरह, जिसे क्या कहते हैं? 2 टुकड़े रहते हैं, उसका टोटल 2 आना चाहिए और उसका गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। अब वो 2 टुकड़े क्या कर लेंगे अपन? यानी 2x और 3x कर लेंगे। आप 2 और 3 को जोड़ोगे 5 आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करोगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। गुणा करें तो कितना आ रहा है कि 2x में 3x जोड़े कितने हुए? 5x। 2 को 3 से गुणा 6 आ गया, x को x गुणा गया, x स्क्वायर आ गया। तो अब यहां पर त्रिपद व्यंजक से कर रहे हैं। अब आगे वही यहां 2 में कॉमन लेंगे, आगे वाले 2 में कॉमन लेंगे, यहां कॉमन क्या आ जाएगा? x आ गया। अब x कॉमन लेते क्या बच गया आपके पास? x प्लस 2। यहाँ कॉमन क्या आ गया? 3 आ गया। तो कॉमन यहाँ क्या होगा? वही x प्लस 2। यहाँ x का भाग दे दिया 2 में, यहाँ 3 का भाग दे दिया, बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। अब और क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 2 और कॉमन आ रहा है। यहाँ इसका इसमें भाग दे कितना आ गया? x बार। इसका इसमें भाग दे कितना आ गया? प्लस 3 बार, बराबर 0। अब वही आपको क्या करोगे? जो 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए, अब पहले गुणनखंड को 0 के बराबर करोगे और दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर करोगे और उससे क्या आ जाएंगे? आपको रेखीय बहुपद आ जाएंगे। अतः रेखीय समीकरण आ जाए उससे उसका चर का मान प्राप्त कर लो। तब आगे आ जाएगा या तो x प्लस 2 बराबर 0 या x प्लस 3 बराबर 0। अब जैसे इसका पक्षांतर किया तो x बराबर आ गया -2, या इसका पक्षांतर किया तो x बराबर आ गया -3। अब ये जो दोनों हैं -2 और -3, इस समीकरण के क्या आ गए हैं? मूल आ गए हैं। क्या आ गए? वो मूल आ गए। और कौन सी विधि से आए ये? गुणनखंड विधि से। अर्थात जो पहली विधि है गुणनखंड विधि है उससे मूल इस प्रकार से अपन प्राप्त करते हैं। अब जो दूसरी विधि है वो दूसरी विधि एक सूत्र होता है, इस दूसरी विधि को दूसरा अपन ये भी कहते हैं द्विघाती सूत्र। तो दो ना लेंगे, कई बार क्या कह देगा कि निम्न द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य विधि से हल कीजिए, या दूसरा क्या कहेगा कि निम्न समीकरण को क्या करेगा? द्विघाती सूत्र से हल कीजिए। तो इसको एक तो क्या है? श्रीधराचार्य विधि बोल देते हैं, कई बार क्या बोलेंगे?
द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र से हल कीजिए। अब वही द्विघाती सूत्र के है तो उसमें जो भी चर होगा x है तो x कर लिखोगे, यहाँ y तो y लिखोगे, z है तो z लिखोगे, बराबर -b प्लस -a b स्क्वायर -4ac बटा क्या करोगे 2a, इस सूत्र से इसको हल करोगे। अब इसमें जो ये है b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -4ac है, वो किसी भी द्विघात समीकरण का विविक्तर कहलाता है, विविक्तर कहलाता है, और जिसको संकेत d से दिया जाता है। किसे दिया जाता है? d से दिया जाता है। तो आपको पूछा जाए कि विविक्तर किसे कहते हैं, विविक्तर किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे? किसी द्विघात समीकरण में b स्क्वायर -4ac के मान को ही विविक्तर कहा जाता है, विविक्तर कहा जाता है। तो क्या बताओगे? किसी द्विघात समीकरण में b स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? x का गुणांक, अतः x का गुणांक का स्क्वायर -4 गुणा x स्क्वायर गुणांक गुणा अचर पर जो मान आएगा उसी को ही विविक्तर कर कहा जाता है, जिसको संकेत d से लिखा जाता है। अब इस विविक्तर का क्या उपयोग है? तो उसका उपयोग है द्विघात समीकरण उसकी प्रकृति जानने के काम में आता है। क्या काम में लेते हैं इसको? द्विघात समीकरण उसकी प्रकृति इसी विविक्तर के अनुसार जानी जाती है। अब वो कैसे जानते हैं कि जब भी अपन इस विविक्तर का मान निकालते हैं और वो मान अगर क्या आएगा धनात्मक यानी 0 से बढ़ाते हैं, 0 से बड़ा मतलब कि कोई भी संख्या यहाँ 1 2 3 4 प्लस क्या है, तो जो द्विघात समीकरण होगा उसके जो मूल होंगे वो वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। जैसे होंगे वो वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। जैसे अपन यहाँ इसी में देखें कि इसका मान कैसे प्राप्त करें, तो आप जैसे वो समीकरण आपको दिख रहे हैं तो उसमें a का मान कितना है 1 है, b का मान कितना है 5 है और c का मान कितना है 6 है, ये मान दे। अब उससे अपन यानी जो विविक्तर है था d बराबर ये सूत्र हो गया, d बराबर क्या हो गया ये सूत्र। ऐसे इसका मान निकालेंगे तो वो कैसा मान प्राप्त होता है वो देखो। तो पहले अपन b का मान देखो कितना है 5 है तो उसकी पावर 2 -4 गुणा a देखो कितना है 1 है, c का मान देखो कितना है 6 कितना वो 6। अब इसका मान प्राप्त करोगे 25, अब इनको बढ़ा क्या कितना हो गया 24। अब 25 में 24 घटाओगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अब 1 है वो 0 से बड़ा है नहीं है तो बड़ा हो गया, कितना हो गया वो बड़ा। इसका मतलब क्या होगा जो d का मान है वो 0 से अधिक है और 0 से अधिक मान को क्या कहेंगे धनात्मक है। कैसा है? धनात्मक है। इसलिए आपके इसके जो भी मूल होंगे वो वास्तविक तथा अलग अलग होंगे। अर्थात जो चर है x है तो x के दो मान अलग अलग मतलब क्या होगा दोनों मान अलग अलग आएंगे, दोनों मान कैसे आएंगे अलग अलग आएंगे। वास्तविक मतलब उसको देखते आप पहचान दो इसका मान कितना है। वास्तविक मतलब क्या हो गया तो क्या है जब d का मान क्या हो 0 से बड़ा हो, d का मान क्या हो 0 से बड़ा हो तो वो क्या होगा इन्हीं विविक्तर का मान क्या होगा उसमें उसमें विविक्तर का मान है वो धनात्मक हो जाएगा और तब उसके मूल क्या होंगे वास्तविक तथा अलग अलग होंगे। अब ये मान अगर 0 के बराबर हो, किसके बराबर हो 0 के बराबर हो, जैसे मैं इसी को समीकरण ऐसे बना दिया यहाँ 10 है अब यहाँ 25 है, कितना है 25 है। तो आप जो इस समीकरण के मूल आएंगे तो वो वैसे आप रखोगे। अब यहाँ a का मान ले लिया, b का कितना 10 है, c का मान कितना है 25 है। अब जैसे आप इसे मान लिखोगे यहाँ कितना है 10 है, यहाँ इसका मान कितना है 25 है। अब 10 की पावर 2 का मान 100 और यहाँ 25 के भी कितने हो गए 100 में से 100 घटा के 0। अर्थात जब d बराबर 0 आए, d बराबर 0 आए तो उसके जो मूल होंगे वो समान होंगे। जैसे होंगे मूल समान और वास्तविक होंगे। अर्थात जो अब यहाँ उत्तर आएंगे यहाँ वो दोनों समान उत्तर आएंगे और वो समान उत्तर इसमें क्या आ जाएंगे यानी जैसे आप इसका उत्तर करोगे तो 5 5 आ रहे हैं अर्थात -5 और -5 है जाएंगे दोनों उत्तर। जैसे गुणन विधि से करोगे यहाँ दो करोगे क्या होगा यानी 5x + 5x + 25। अब x को मिल लिया x + 5, यहाँ पे 5 को मिल लिया x + 5।
अब यहाँ x प्लस 5, यहाँ पे x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ देखो x प्लस 5, यहाँ तो x प्लस 5 बराबर 0, यहाँ x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5, x बराबर -5। अतः कहने का मतलब है कि जब d का मान क्या है 0 के बराबर हो, 0 के बराबर हो तो उसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। तीसरा, किसी d का मान 0 से कम, d का मान क्या हो 0 से कम, अर्थात माइनस का उत्तर है। जिस बार हमारे पास एक आया था प्लस का, उसके स्थान पर माइनस का कोई भी आ जाए तो तब जो उसका वो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। जैसे जो मूल है उसके अपने जो आप मूल ज्ञात करेंगे वो निकालना संभव नहीं है। अतः कहने का मतलब क्या हुआ मेरा कि द्विघात समीकरण का जो व्युत्तर है उससे अपन प्रकृति को जानना चाहते हैं, और प्रकृति के अंदर से आपको पूछ लिया जाए जैसे ये समीकरण दे दिया इसकी प्रकृति को बताइए, तो प्रकृति को बताने के लिए आपको व्युत्तर का सूत्र लगाना होगा। और उसमें अगर मान क्या आया 0 से बढ़ाया, उसका मान की वजह से 0 से बढ़ाएगा तो उसमें प्रकृति क्या बताओगे आप कि इसी द्विघात समीकरण की के मूल हैं वो वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है। 0 के बराबर आया, यहाँ उत्तर क्या आया 0 के बराबर आया, तो अब उस समीकरण की प्रकृति बताओगे कि इस द्विघात समीकरण के मूल समान तथा वास्तविक हैं, और यहाँ उत्तर माइनस का आ गया तो क्या क्या बताओगे कि इस द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक हैं। तो ऐसे प्रकृति 3 तरीके से बताई जाएगी, और वो किससे बताएंगे अपन द्विघात समीकरण के व्युत्तर कर से बताएंगे। अतः आपको पूछा था कि द्विघात समीकरण व्युत्तर का क्या उपयोग है, तो आप क्या बताओगे द्विघात समीकरण के व्युत्तर का उपयोग द्विघात समीकरण की प्रकृति को बताने में काम में आता है। अब वो प्रकृति इस प्रकार से बताओ। अब इसी से आप जो अपन बात कर रहे हैं कि द्विघात समीकरण को आचार्य विधि से या द्विघात सूत्र से कैसे हल करते हो। अतः वही अपन जैसे वो समीकरण है उसमें इसका प्रयोग करके आप इसमें कैसे हल किया जाता है, अतः उसे कैसे आप इसके मूल प्राप्त करोगे। तो जैसे वही आप देखें कि a का मान 1 है, b का मान 10 है, c का मान 25 है, वो इसमें रखो और रख करके उत्तर प्राप्त करो। उसके दो मूल है जैसे उसमें प्राप्त करें अपन अभी 5 बताया था हमने, यहाँ इसी को जैसे आप यहाँ 6 ले लिया, उसी को जैसे यहाँ बड़े 2 और 3 आए, यहाँ 6 ले लिया। अब यहाँ तो क्या है b का मान तो यहाँ तो 5 था ना 5 और c का मान क्या है 6। अब अपन यहाँ तो इससे गुणनखंड विधि से हल किया है, यहाँ की बात कौन सी करें इस सीधे आचार्य विधि से हल करें। तो उससे हल करोगे पहले वो b का मान लिखोगे, तो b का मान माइनस का चिन्ह तो माइनस है ही, अब b के सामने देने को 5 लिखो, अब प्लस माइनस अब 20 का आ गया तो वही 5 की 5 मिल जाएगी 2 माइनस 4 ये है ही गुणा a का मान दोगे 1 है, c का मान दोगे 6 है, अब बटा 2 गुणा a का मान हो गया तो वो 1 है। अब इसको हल करो तो -5 प्लस माइनस यहाँ 5 की पावर 2 का मान है 25, इसका जो गुणनफल आ गया 24 बटा 2, 2 गुणा 1 का मान 2। आगे वो क्या आ गया -5 अब प्लस माइनस 25 में 24 घटा देंगे हो गया 1 बटा 2, अब -5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल कितना होगा 1 बटा 2। अब यहाँ जैसे ये 2 मान यहाँ ये मान आ जाते हैं एक में, तो उसके बाद में यहाँ जो 2 चिन्ह दिख रहे हैं आपको उनमें पहले प्लस का चिन्ह मान निकालो फिर माइनस का चिन्ह उनके मान निकालो। तो पहले अपन x बराबर वो प्लस का चिन्ह दे रहे हैं तो -5 प्लस 1 बटा 2। अब माइनस के तो 5 है प्लस का 1 है, 5 में से 1 कम कर दो कितना बचेगा -4 बटा 2। अब -4 में 2 का भाग दो -2। दूसरा पक्ष का मान लोगे तो यहाँ बात पहले तो प्लस कर लिया, नीचे वाला कौन सा है माइनस का, वो माइनस का लो तो -5 -1 बटा 2। अब ये भी -5 ये भी माइनस, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा -6 बटा 2, आगे हो गया -3। तो ये कौन सी विधि से हल हो गया सीधे आचार्य विधि से द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त हो गए। ये कौन सी विधि से हुआ, कौन सी बात है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त हो। अब तीसरी विधि कौन सी है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। अतः पूर्ण वर्ग आपने पढ़े हैं कि पूर्ण वर्ग कौन सा होता है a² प्लस 2 गुणा a गुणा b प्लस b की पावर 2 बराबर क्या होगा a प्लस b।
ये यहाँ प्लस यहाँ क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस बी की पावर। इनसे ये तीसरा हल करते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी दी का समीकरण है उसको तीन विधियों से किया जाता है, दो विधि तो होगी और तीसरी विधि कौन सी है, कौन सी वाली वो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। अब इसी को अपन पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कैसे हल करते हैं, तो वो देखो। तो आपके सामने जो समीकरण क्या देखे हैं वही समीकरण कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। इसको अभी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करते हैं उसमें यहाँ का जो गुणांक है, यहाँ कोई भी संख्या होगी उसका पूरे में भाग देंगे। जैसे यहाँ कोई संख्या नहीं है तो भाग नहीं देना पड़ेगा। अगर जैसे यहाँ अगर आपके पास 2 है 3 है 5 है तो उसका उसमें भाग दे देंगे। अब बाद में आगे उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो याद है नहीं, अब इसके बाद में इस सूत्र का प्रयोग करते हैं अपन, इसको लिखेंगे। अब वो कैसे करेंगे, पहले ए यहां से इसको बढ़ाओगे तो ये के साथ आप ले लिया उसकी पावर को, अब प्लस 2 यानी प्लस क्या हो गया 2 गुणा ए का मान कितना ले लिया अपन, आप ले लिया तो यहां ले लो। अब गुणा क्या है बी है, गुणा क्या है बी है। अब बी का मान आगे से प्राप्त होते लेकिन आगे बी का मान आपको नहीं होगा। अब वो बी का मान आपको खुद को प्राप्त करना होगा। अब वो प्राप्त कैसे करोगे, तो उसमें आपको अच्छी तरह ध्यान रखना, यहां जो भी मान आया उसमें हमेशा यहां 2x का भाग करना है। अर्थात जो यहां मान क्या है, यहां 5x है तो आप b बराबर मान लोगे उसमें 2x का भाग कर दो। तो अब सेट तो बन गया, क्या बच गया हमारे पास 5/2। क्या बचा, वो किसका मान है यानी b का मान है, तो वो 5/2 कर दो प्लस अब आ गया b की पावर 2, b की पावर 2, तो वही b का मान गया 5/2 है उसकी पावर 3। तो ये तो ये सूत्र बन गया है, क्या बन गया, ये तो सूत्र बन गया है। अब उस सूत्र के अनुसार अपन आगे बढ़ेंगे। तो अब यहां जो ये मान वो ये आ गया, अब ये मान ये नहीं है तो आगे अपन क्या करेंगे, ये जो अपन मान खुद लिया है उसको यहाँ -5/2 और ये जो आगे h है वो 6 बराबर 0। अब ये यहां तक ये बन गया, इसको इस सूत्र में बंद कर दो। तो यहाँ क्या जाएगा आज से +5/2 की पावर 2। अब ये जो बचा इतना ना उसको आगे ले दो, तो 5/2 की पावर 2, ये तो माइनस का तो आ गया, प्लस का हो गया, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का। अब आगे उत्तर है, इसका हल कर लो और आगे उत्तर आ जाएंगे। तो 8 से +5/2 उसकी पावर 2 बराबर यहाँ क्या हो गया भाई 25/4 -6 लग तुम लो 4। अब 4 का भाग 4 दिया एक बार, एक को 25 से गुणा करो 25, एक का भाग 4 दिया 4 बार, 4 को से गुणा करो 24। अब कितना बच गया 1/4। अब यहाँ से इस पावर को उठाओ तो 8 से +5/2, अब इसका भाग क्या जाएगा वर्गमूल। अब x प्लस 5/2 बराबर ±1/2 गुणा 2 तो आया 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 और प्लस माइनस 2 लगाया कि प्लस के 1/2 को प्लस के 1/2 से गुणा करने पर 1/4 आता है, माइनस के 1/2 को माइनस के 1/2 से गुणा करने पर भी 1/4। अब ये जो चिन्ह आ गया 2 उसको पहले 1 के बराबर लो, फिर 2 की दूसरे बराबर लो, अर्थात जो चिन्ह है ना बाहर अपन लिए थे वैसे यहाँ लो। तो पहले क्या करोगे आप x प्लस 5/2 बराबर प्लस का 1/2। अब 5/2 को आगे ले जाओ, x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 5/2। अब लग तो लेस कितने आए 2 आए, 1 माइनस 5 बराबर -4/2 बराबर -2। अब दूसरा वो इसका आपके पास कौन सा लेना है माइनस वाला लेना है, तो इस साइड वाला 2 का मिलेगा x प्लस 5/2 बराबर -1/2। अब x बराबर क्या जाएगा -1/2 और -5/2 लग तो आगे 2 आगे तो -1 और -5 तो क्या हो गया -6/2 बराबर माइनस का 3। तो वही कौन सी विधि से आ गया पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो इस प्रकार से दीर्घ समीकरण उसको 3 विधियों से अपन हल करते हैं।